भेज। Good morning, everyone. एक मिनट रुक जाते हैं, सारे लोग आ जाएंगे तब तक। चलिए, अभी तक जो हो गया है चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चल रहा है, ठीक है। तो मैं बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट कर रहा हूँ। सर ने बताया था 6 चैप्टर रिमेनिंग है बायोटेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी का। हेल्थ एंड डिजीज एक चैप्टर बचा है जिसपे कुछ कुछ कंफ्यूजन है, तो एक बार उसको थोड़ा रिवाइज कर लेंगे हम लोग, लेकिन अभी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी की मैं बात करूँ तो बायोटेक्नोलॉजी 2 पार्ट में। हाँ, हेलो, बोलिए। हेलो, कोई कुछ बोल रहा है क्या? कुछ बोलना है किसी को? चलिए, तो पहला जो चैप्टर है, एक मिनट। गुड मॉर्निंग बिट्टू। पहला जो चैप्टर है उसमें हमको प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस पढ़ना है, ठीक है। प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। तो बायोटेक्नोलॉजी की हम बात करें तो इसमें आज के टर्म में एक ब्रॉड सेंस में हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसमें हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करेंगे कि हाँ सिर्फ जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं। जो भी सारी चीजें जो साइंस का यूज कर रहे हैं हम ह्यूमन वेलफेयर के लिए, वो सारे के सारे बायोटेक्नोलॉजी के ही अंतर्गत आते हैं। यानी कि जो हम कह रहे हैं कि एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी क्रॉप्स में यूज कर रहे हैं हम लोग बेटर क्वालिटी के लिए, या जो भी रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं हम लोग अपने आप को बचाने के लिए, जो सारी चीजें हैं वो सब जो ब्रॉड सेंस में हम यूज कर सकते हैं वो बायोटेक्नोलॉजी के ही अंतर्गत आता है। तो बायोटेक्नोलॉजी को हम बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा साइंस है जिसमें कि सारे चीजों को हम यूज कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किस चीज के लिए? अपने फायदे के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए। तो
इसमें अगर हम बात करें तो इसमें एक पॉइंट आता है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग का, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, अभी लिखिएगा नहीं, सिर्फ समझा रहे हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग का पॉइंट आ रहा है, राइट, आ रही है इस पे। दूसरा है आपका कि एंटी हम कह सकते हैं स्टेराइल मीडियम का प्रोडक्ट करना, कि स्टेराइल मीडियम हम बना सके, वो बहुत ही जरूरी होता है कि एंटीबायोटिक्स हम बनाए, वैक्सीन्स का प्रोडक्शन जो करते हैं उसके लिए स्टेराइल मीडियम का प्रोडक्शन होता है। एक मेन टॉपिक इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग हमको पढ़ना है। इसके तहत हमको पढ़ना है कि कैसे हम एक पीस ऑफ डीएनए को, जो कि डिजायर्ड डीएनए है, क्योंकि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कैरेक्टर्स जो हमको दे पा रहे हैं ये डिजायर्ड कैरेक्टर्स, तो डिजायर्ड डीएनए को हम इंट्रोड्यूस करते हैं एक ऐसे, क्योंकि देखो मान लो कि हम बोल रहे हैं कि एक वैक्सीन है या एक तरह का प्रोटीन या एंटीबायोटिक्स है, ये प्रोटीन या antibiotics ढेर सारा बनाना है, तो ढेर सारा हम कैसे बना पाएंगे कि ये रेप्लिकेट करे। लेकिन रेप्लिकेशन की जहां बात आती है, तो रेप्लिकेशन के लिए तो हम कह सकते हैं सेल के अंदर ही रेप्लिकेशन होगा, एंड सेल के अंदर कहाँ रेप्लिकेशन होगा, उसके क्रोमोसोम भी रेप्लिकेट करेंगे। लेकिन मेन न्यूक्लियर क्रोमोसोम की हम बात करें तो उसमें रेप्लिकेशन या इंट्रोडक्शन एक फॉरेन डीएनए का काफी मुश्किल हो जाता है। तो हम जानते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। तो यहाँ पे एक प्लाज्मिड में हमको देखना है कि कैसे हम प्लाज्मिड में एक डिजायर्ड आपको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। ये डिजायर्ड हमको इस प्लाज्मिड में कैसे हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, उसका ढेर सारा हम नंबर बना लेते हैं कि ढेर सारा प्रोडक्शन हो सके इसका, एंड फर्दर उसको हम लोग होस्ट जीनोम में कैसे, होस्ट में कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारी तमाम चीजें हमको बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही पढ़ना है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर देखिए, ये चैप्टर सीक्वेंस में है। ये चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस समझ में आता तो ये चैप्टर काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि वहीं पे थोड़ा बहुत आपको जानना है। हम लोग बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? द यूज, सॉरी 10 मिनट लग जाएगा मेरे को हाथ बैठाने में। द यूज ऑफ बायोलॉजी टू डेवलप टेक्नोलॉजीज टेक्नोलॉजीज and products for the welfare, for the welfare of human, for the welfare of human beings। अब इस बायोटेक्नोलॉजी का वेरियस एप्लीकेशंस होते हैं, कहाँ कहाँ इसको हम लोग यूज करते हैं। तो अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो बहुत सारे एप्लीकेशंस है। जैसे सबसे पहले है कि हम बोल सकते हैं कि इसको यूज हम लोग करते हैं थेराप्यूटिक्स में। थेराप्यूटिक्स हम लोग कहते हैं कि ड्रग्स के मदद से थेरेपी किया जाए, यानी कि हम कह सकते हैं क्यूरिंग ऑफ डिजीज हो गया, थेराप्यूटिक्स हो गया। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बहुत सारे डिजीज को हम डिटेक्ट करते हैं और उनको डायग्नोस करते हैं, डायग्नोस्टिक्स हो गए। फिर बायोटेक्नोलॉजी का यूज हम करते हैं आपको फूड प्रोसेसिंग में, फूड प्रोसेसिंग में
फिर बायोटेक्नोलॉजी का यूज हम करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन में। एक चैप्टर आपका जो है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, जो चैप्टर दिया हुआ है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, तो उस वो भी आज के डेट में ब्रॉड सेंस में बायोटेक्नोलॉजी में ही आता है। तो उसमें एनर्जी प्रोडक्शन भी हम लोग करते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जिससे हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिसे बायोफ्यूल्स भी हम लोग कहते हैं। तो उस वो भी बायोटेक्नोलॉजी के ही हम कह सकते हैं कि अंतर्गत आता है। फिर हम पढ़ते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जीएमओ या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ये सारी चीजें बायोटेक्नोलॉजी में आता है। इसी पे एक फेडरेशन है यूरोप में, या फिर हम कह सकते हैं यूरोपियन यूनियन का एक फेडरेशन है बायोटेक्नोलॉजी के लिए, एक यूनियन बनाया गया है जिसे यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। उसने भी एक डेफिनेशन दिया है बायोटेक्नोलॉजी का, जो एनसीईआरटी में आपका वो डेफिनेशन भी लिखा हुआ है। वो डेफिनेशन है क्या, कि द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स या उसके जो पार्ट्स होते हैं, उसका यूसेज हम कर रहे हैं किस चीज के लिए, कि मैनकाइंड में क्या ही प्रोडक्ट या सर्विसेज हम दे सकते हैं। तो इसी चीज को, इसी ब्रांच को ही हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अब इसमें पहला टॉपिक ये तो बायोटेक्नोलॉजी एक इंट्रो हो गया कि है क्या, कौन कौन से इसमें हम कह सकते हैं कि हमारे लिए किस किस सेगमेंट में बायोटेक्नोलॉजी को हम कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा चीज है कि जो मेन इंपॉर्टेंट है कि बायोटेक्नोलॉजी पहला चैप्टर में देखिए, पहला चैप्टर में प्रिंसिपल्स दिया हुआ है कि कौन कौन सी चीजें कैसे हम यूज कर रहे हैं। और दूसरा जो चैप्टर इससे सीक्वल चैप्टर है वो है एप्लीकेशन के बारे में, कि कहाँ कहाँ किसके को अप्लाई करते हैं ताकि हमको फायदा हो पाए। ठीक है, लिख लिए इसको। चलिए, हम कह सकते हैं द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी defines biotechnology, defines बायोटेक्नोलॉजी, डिफाइंस बायोटेक्नोलॉजी कैसे डिफाइन किया गया है उनके द्वारा, तो हम कह सकते हैं द इंटीग्रेशन, द इंटीग्रेशन of natural science, of natural science, the integration of natural science and organisms, and organisms, cells, पार्ट्स देयर ऑफ, मान लो किसी स्पेसिफिक पार्ट को यूज किया जा रहा है, एंड मॉलिकुलर एनालॉग्स। मॉलिकुलर एनालॉग्स कहने का मतलब क्या हो गया? मॉलिकुलर एनालॉग्स कहने का मतलब है कि वैसे केमिकल सब्सटेंसेस जो बॉडी में नेचुरल सब्सटेंस की तरह बिहेव करते हैं, या जो भी नेचुरल सब्सटेंसेस बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसी का सिंथेटिक फॉर्म को ही हम क्या कह रहे हैं? मॉलिकुलर एनालॉग्स कहते हैं। फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, एंड सर्विसेज, फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इसके बाद से नेक्स्ट हमें पढ़ना है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी।
Principles of biotechnology. Principles of biotechnology. तो दो मेन कोर है इसमें, जो कि हम कह सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में दो ही मेन एस्पेक्ट है। एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, दूसरा है कि ऐसा इन्वायरमेंट हम मेंटेन कर पाए, एक स्टेराइल कल्चर मेंटेन कर पाए, कि जो ग्रोथ है, कि जो ग्रोथ हमको जो मॉलिक्यूल चाहिए वही हम सिंथेसाइज करें, उस बाकी जो भी मॉलिक्यूल्स या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जर्मिनेट कर रहे हैं उसको हम उसके जर्मिनेशन को रोक सकते हैं और उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक है। The two main cores that give rise to modern biotechnology. Modern biotechnology are first one is genetic engineering. Genetic engineering. जेनेटिक इंजीनियरिंग, देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या है, डायरेक्टली जो भी डीएनए उसे हम मैनिपुलेट करते हैं, और हम कह सकते हैं जो भी स्पेसिफाइड हमको डिजायर्ड डीएनए है या डिजायर्ड जीनोम है उसका इंट्रोडक्शन हम कराते हैं, कि ताकि एक प्रॉपरली हम कह सकते हैं कि जो जो भी डिजायर्ड मॉलिक्यूल है उसको हम फॉर्म कर सकते हैं। जैसे मेनली जो भी हम एंटीबायोटिक्स या वगैरह का जो भी प्रोडक्शन करते हैं वो हम कह सकते हैं या जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं। मान लो कि कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसमें कोई कैरेक्टर किसी स्पेसिफिक प्रोटीन के कारण दिख रहा है और वो कैरेक्टर हमें नहीं चाहिए, तो उस स्पेसिफिक प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होगा? एमआरएनए से होगा, और आप जानते हो एमआरएनए का सिंथेसिस डीएनए टेम्पलेट पे होता है। तो अगर उस टेम्पलेट को हम क्या कर सकते हैं कि रोक सकते हैं या उसको बदल दे, जहां से वो जीन के कारण कोई कैरेक्टर नजर आ रहा है, तो उसी में हम कहते हैं कि उसका जेनेटिकली मॉडिफिकेशन हो गया, एंड दिस कम्स अंडर द जेनेटिक इंजीनियरिंग पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो हम कह सकते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डीएनए को हम क्या कर रहे हैं कि मॉडिफाई कर दे रहे हैं, ताकि जो भी मॉलिक्यूल्स हमको चाहिए उनका प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। लिखेगा इसमें, इट इज डिफाइंड, it is defined as the manipulation direct manipulation of DNA and RNA in the genome of in the genome of
an organism of an organism, it involves the transfer of new gene, the transfer of new gene to improve to improve the function trait or trait the function or trait. Entre dos जिनका अलग कॉलम क्या चीज? नहीं समझ में आएगा पूछिएगा। दूसरा जो है एस्पेक्ट वो है कि एक स्टेराइल इन्वायरमेंट हम मेंटेन कर सके, जो कि बहुत ही जरूरी है कि जो डिजायर्ड मॉलिक्यूल है सिर्फ वही जर्मिनेट कर पाए या उन्हीं का ग्रोथ हो पाए, उन्हीं को हम प्रोड्यूस कर पाए, ताकि इसका एप्लीकेशन ज्यादातर हम कह सकते हैं वैक्सीन्स वगैरह के प्रोडक्शन में, और हम कह सकते हैं एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में ही हम लोग करते हैं। तो सेकंड वन इज मेंटेनेंस sterile environment sterile environment in chemical engineering processes, in chemical engineering processes processes इसका पर्पस है टू ग्रो ओनली डिजायर्ड मॉलिक्यूल, टू ग्रो ओनली डिजायर्ड मॉलिक्यूल। इसका यूज हम लोग करते किस में है? मेनली केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में ही किया जाता है, इन मैन्युफैक्चर of in manufacture of drugs, antibiotics and vaccines। स्टेराइल इन्वायरमेंट हम कहते हैं कि जहाँ पे कोई भी दूसरा ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं हो रहा है, एक कांस्टेंट एक ही जैसा है, मतलब वहां पे दूसरे ऑर्गेनिज्म
हम कह सकते हैं डिजीज फ्री, एक तरीके से कह सकते हैं कि दूसरे माइक्रो वहां पे जर्मिनेट नहीं कर पा रहे। कॉन्टामिनेशन फ्री, हाँ बिल्कुल। हो गया। चलिए नेक्स्ट है, अगर मैं बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करूं तो बायोटेक्नोलॉजी में तीन ही बेसिक प्रिंसिपल है। कि सबसे पहला है कि कैसे हम एक रिकम्बिनेंट जीनोम या रिकम्बिनेंट डीएनए का प्रोडक्शन कर सकते हैं। दूसरा जो चीज है वो ये है कि जो रिकम्बिनेंट डीएनए हम बनाए हैं या जो डिजायर्ड जीन है हमारा, उसको हम कैसे क्लोन कर सकते हैं या क्लोनिंग ऑफ डिजायर्ड जीन से हो सकता है। तीसरा जो हमारा जो मेन पर्पस है, जो प्रिंसिपल है वो है कि कैसे हम उस रिकम्बिनेंट डीएनए को या फिर जो डिजायर्ड क्लोन्ड जीन है हमारा, उसको होस्ट के जीनोम में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या होस्ट ऑर्गेनिज्म में, सुटेबल होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो अगर मैं बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करूं तो तीन ही बेसिक प्रिंसिपल्स है बायोटेक्नोलॉजी के। जेनेटिक इंजीनियरिंग, मेनली जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ना है कि कैसे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम लोग कर सकते हैं। एंड रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजीज इन फूड प्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है वो चैप्टर हट गया है। 16 में से 11 ही चैप्टर बोर्ड्स में आ रहा है, 5 चैप्टर हट चुका है। जिसमें से आपका पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, आपको पता भी होगा। वो फिर इवोल्यूशन चैप्टर हट गया है। 9th नंबर चैप्टर हट गया है। इनिकोलॉजी से 2 चैप्टर हट गया है। लेकिन नीट में से कोई भी चैप्टर नहीं हटा है। जेनेटिक इंजीनियरिंग allows the isolation isolation and and introduction of only the desired gene only the desired gene genes into the host organism into the host organism। अब जो भी डिजायर्ड जीन हमको होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालना है तो ऐसा डालना है कि जो भी अनडिजायर्ड जीन है या अनडिजायर्ड जो डीएनए है वो नहीं जाए। विदाउट द without introduction of
undesired genes, without introduction of undesired genes. The steps involved in genetic engineering, 3 स्टेप हो गया हमारे पास. जेनेटिक engineering are, the steps involved in genetic engineering are, पहला क्या हो गया स्टेप कि कैसे हम रिकम्बिनेंट डीएनए बना सके. तो डेवलपमेंट ऑफ recombinant DNA, डेवलपमेंट ऑफ recombinant DNA. नेक्स्ट है क्लोनिंग ऑफ डिजायर्ड जीन, क्लोनिंग ऑफ डिजायर्ड जीन, cloning of desired gene. Third one is transfer of cloned gene into suitable host organism, ये 3 हम कह सकते हैं कि स्टेप्स है. पहला एक रिकम्बिनेंट डीएनए, यानी कि इसे हम आरडीएनए भी बोल सकते हैं. आरडीएनए का फॉर्मेशन, रिकम्बिनेंट डीएनए, इसका प्रोडक्शन या डेवलपमेंट बनाना इसको. दूसरा है क्लोनिंग ऑफ डिजायर्ड जीन. तीसरा है ट्रांसफर ऑफ क्लोन्ड जीन इनटू सुटेबल होस्ट. हो गया. देखिए अब इसके बाद से क्या क्या डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या क्या हमको टूल्स लगेंगे. टूल्स कहने का मतलब है कि किन किन केमिकल्स या किन सब्सटेंसेस को यूज करते हैं हम लोग, किन मैकेनिज्म को यूज करते हैं ताकि एक रिकम्बिनेंट डीएनए का प्रोडक्शन हम कर सके. ठीक है. तो नेक्स्ट हमको पढ़ना है टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. पहले हम डेवलपमेंट बनाएंगे, फिर क्लोनिंग कराएंगे, फिर ट्रांसफर कराएंगे, ऐसे है. चलिए हो गया. ओके. तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा टूल्स ऑफ recombinant DNA technology. Tools of recombinant DNA technology. Tools of recombinant DNA technology.
सबसे पहला जो टूल है वो इसमें हमको पढ़ना है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस, या हम कह सकते हैं उसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है क्या, किसी को आइडिया है कुछ? सीजर, बिल्कुल सही शिवानी, मॉलिक्यूलर सीजर। मतलब ये तो सिनोनिम हो गया ना। काम क्या करता है? सीजर की तरह काम करता है। किसको काटता है? कट्स द डीएनए एट स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर सीजर। हाँ बिल्कुल। तो ये क्या है, एक स्पेसिफिक नाइट्रोजनस बेसिस का जो सीक्वेंस होता है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे ही क्या होता है, ये कट करता है। अगर मान लो हम कह सकते हैं कि दो डीएनए है, ठीक है, मान लो मेरे पास, हम कैसे इसको काम करा रहे हैं, मान लीजिए कि एक ये पार्ट हो गया, ठीक है, इस पार्ट में ये एक डीएनए हो गया, जैसे ऐसे समझो। मेन हम लोग करते कैसे हैं, ये डीएनए हो गया, एक दूसरा डीएनए है मान लो, ठीक है, ये दूसरा डीएनए है। अब मान लो हम आइडेंटिफाई किए कि यहां से लेके यहां तक वाला पार्ट डिजायर्ड है हमारे लिए, डिजायर्ड है। तो जब डिजायर्ड होगा तो हम कह सकते हैं कि डिजायर्ड पार्ट है। अब इसको हमको यहाँ से कट करना है, इसको भी कट करना है यहाँ से, ठीक है। तो अगर हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो फायदा क्या होगा? सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज का फायदा ये है कि जिस मान लो कि एक सीक्वेंस है 80 सी जी, इस सीक्वेंस के बाद जैसे ही आता है तो ये सीक्वेंस के बाद ये कट लगा देता है, ठीक है। कोई भी मान लो एक, कोई भी से एक एक्स नाम का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो इस सीक्वेंस पे कट लगाता है, तो वो इस डीएनए में भी इस सीक्वेंस पे कट लगाएगा, इस डीएनए में भी इस सीक्वेंस पे कट लगाएगा, 80 और सीजी पे। तो जब सेम सीक्वेंस पे कट लगाता है तो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, हम कह सकते हैं स्टिकी एंड्स का प्रोडक्शन होता है। स्टिकी एंड्स कहने का मतलब है क्योंकि इसका भी डीएनए उसी पोजीशन पे है और इसका भी उसी पोजीशन पे कट किया गया है, तो स्टिकी एंड्स फॉर्म करते हैं जो कि एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं। तो जब कंप्लीमेंट्री हो गए तो दोनों कंबाइन करेंगे एंड फिर उसे हम डीएनए लाइगेज, लाइगेज का मतलब आपने टाइप्स ऑफ एंजाइम पढ़ा था क्लास 11th में, वहां पे क्या था, लाइगेज एंजाइम जो है वो क्या काम कर रहा है, तो लाइगेज एंजाइम जो है वो करता है जोड़ने का काम। तो यहाँ डीएनए को जोड़ रहा है, तो डीएनए लाइगेज एंजाइम, तो हम लोग उसको जोड़ देते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का फायदा क्या है? मॉलिक्यूलर गम, हाँ बिल्कुल, लाइगेज मॉलिक्यूलर गम की तरह काम करता है। तो यही काम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो सबसे पहला जो टूल है, क्योंकि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम तभी यूज कर पाएंगे, तभी इंट्रोड्यूस कर पाएंगे किसी भी डिजायर्ड जीन को, जब तक मेन वो जीन भी अपने होस्ट जीनोम से टूटा हुआ हो, साथ ही साथ जहां इंट्रोड्यूस हमको करना है वो भी क्या हो, कट हो। तो पहला जो हमारा टूल है वो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। इसको हम लिख सकते हैं कि टूल्स है हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, या इसे हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स, मॉलिक्यूलर सीजर्स, मॉलिक्यूलर सीजर्स। काम क्या है? यूज्ड टू कट, यूज्ड टू कट डीएनए
to be inserted into the vector, into the vector. हो गया। अब देखिए ये जो मॉलिक्यूलर सीजर्स है, ये एंजाइम्स जो है, हम कह सकते हैं कि मान लो कि कोई भी यूज हम कर रहे हैं, तो वो एक स्पेसिफिक साइट पे ही काम करता है या स्पेसिफिक साइट पे ही काटता है। दे आर यूज्ड टू कट डीएनए fragments with specific recognition sites। जैसे कि हम कह सकते हैं, अब रिकॉग्निशन, सॉरी सीक्वेंसेस, साइट्स नहीं, सीक्वेंसेस होगा, स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस। अब रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस जो है, ये ज्यादातर हम देखने को मिलता है कि ये पैलिंड्रोमिक फॉर्म में होते हैं। तो पैलिंड्रोमिक फॉर्म हम लोग कह किसको सकते हैं, ये रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस जो है हम कह सकते हैं कि दे एग्जिस्ट एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस किसको कहते हैं? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं, जैसे आपका 2 स्ट्रैंड हो गया, एक 5' 3' इस पे है ए ए सॉरी पाई हो गया ये, ए टी सी। ठीक है, तो पैलिंड्रोमिक साइट क्या हो गया, ए ए टी टी सी। तो दोनों एक दूसरे के क्या है कि दोनों रीडेबल, हम कह सकते हैं इस साइड से भी सेम रीड करेंगे, इस साइड से भी हम लोग सेम रीड करेंगे। और यहाँ पे मान लो ये कट लगाता है इस पोजीशन पे, ठीक है, इस पोजीशन पे यहाँ से ये कट हो जाएगा, यहाँ से ये कट हो जाएगा। ये एक एग्जांपल है जो कि इकोराई में के लिए होता है। ये एग्जांपल है आपका जो रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर इको आर आई, ठीक है, इसमें या फर्स्ट होम हम कह सकते हैं। तो इस सीक्वेंस में ये जो इको आर फर्स्ट हम कह रहे हैं वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, हम कह सकते हैं। और ये इसी सीक्वेंस में जो जैसे ही ये आता है सीक्वेंस डीएनए स्ट्रैंड में, तो वो क्या होता है, कट लगा देता है। हो गया है।
हाँ बिल्कुल देखेगा। इसके रिशा कोलाई में। हाँ। तो अगर मैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस की बात करूं, हो गया सब लिख लिए। तो अगर हम रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस की बात करें, रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस, तो रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस हैं क्या? तो हम कह सकते हैं ये वो सीक्वेंस है जिसपे, जिसको रीड करने के बाद रेस्ट्रिक्शन, या हम कह सकते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं वो कट लगाते हैं। द सीक्वेंस ऑफ, द सीक्वेंस, द सीक्वेंस ऑफ डीएनए बेसिस, डीएनए bases that can be, that can be, that can be recognized, recognized by the restriction enzyme, by the restriction enzyme, restriction enzyme as the site, as the site for cutting और restriction, restriction। अब restriction इंजाइम्स जो होते हैं वो बेसिकली दो तरह का होते हैं। एक जो हम कहते हैं उसको एंडोन्यूक्लियस कहते हैं, जो बीच में कहीं कट लगाते हैं। दूसरे जो होते हैं वो एक्सोन्यूक्लियस होते हैं, जो एंड पे कट लगाते हैं। हम कह सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ restriction enzymes, restriction enzymes। फर्स्ट जो है इसे हम लोग एंडोन्यूक्लियस कहते हैं, एंडोन्यूक्लियसेस, एंडोन्यूक्लियसेस जो कि मिडिल में कहीं कट लगाता है डीएनए को। कट द डीएनए, कट द डीएनए इन द मिडल, कट द डीएनए इन द मिडल।
दूसरे हो गए एक्सोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस cut the DNA at the ends. ठीक है, तो ये पहला हमारा हो गया। हम कह सकते हैं कि पहला जो टूल है वो है रेस्ट्रिक्शन इंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन इंजाइम्स जो है उसका फायदा है कि फॉरेन डीएनए का जो इंट्रोडक्शन हो पाता है वो पॉसिबल हो पाता है। आपके एनसीईआरटी में डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट किया गया होगा इस चीज को, रेड और ब्लैक से। रेड वाला जो है वो वेक्टर हम कह सकते हैं, और दूसरा फॉरेन डीएनए का इंट्रोडक्शन हो पाता है। हो गया, चलिए। तो फायदा क्या है इसका कि स्टिकी एंड्स का प्रोडक्शन होता है। स्टिकी एंड्स का प्रोडक्शन होता है, जैसे कि हम कह रहे हैं कि एक एंजाइम जो है आपका इको आर आई, ठीक है, इको आर आई, इको आर आई, ये किस सीक्वेंस पे कट कर रहा है? अभी हम लोगों ने देखा कि ये इस सीक्वेंस पे कट करता है, टी टी सी। टी टी सी, सी टी टी ए ए जी। अब ये यहाँ इसको कट लगाएगा, ये यहाँ इसको कट लगाएगा। तो अगर हम बोले कि मान लो एक एक वेक्टर डीएनए है, दूसरा फॉरेन डीएनए, ठीक है, एक ऐसा कोई डीएनए है हमारे पास, एक ऐसा डीएनए है जिसका कुछ ऐसा सीक्वेंस हमको देखने को मिल रहा है। मतलब ये जी ए ए टी टी और सी है, दूसरा जी ए ए टी टी सी, सॉरी ये जो ये हो गया। यहाँ पे सी ई ए ए जी। तो जब कट लगाएगा, कट कैसे हो, तो हम कह सकते हैं दूसरा है, ये है वेक्टर डीएनए हमारा, वेक्टर डीएनए। दूसरा है फॉरेन डीएनए, फॉरेन डीएनए। इसमें भी वही सीक्वेंस है, मतलब जी ए ए टी टी सी, सी टी टी ए ए जी। तो जब ये कटता है तो ये किस पोजीशन पे काट रहा है? तो हम कह सकते हैं कि ये हमेशा इस पोजीशन पे काट रहा है, जी के बाद यहां से ये कटा, यहां से ये कटा। तो ये पार्ट हम कह सकते हैं, एक पार्ट हट गया यहां से, ये इसका, फिर क्या है भाई, ये इसका ये पार्ट यहां से हट गया ऐसे। और आप देखो कि बच गया कौन सा पार्ट, ये एंड ये,
जब दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये स्टिकी एंड्स का प्रोडक्शन होता है। यहाँ जी बचा, लेकिन इस स्ट्रैंड में सभी बच गया, सी, ई, टी, ए और ए, क्योंकि यहाँ पे जी नहीं है। ठीक है, ये ऐसा बचा। और दूसरी तरफ हम कह सकते हैं, सॉरी, यहाँ जी है, यहाँ ए है, ए है, टी है, टी है और सी है। फिर ये वाला एंड इस एंड से जुड़ जाएगा, क्योंकि ये दोनों एंड कैसे है, ये स्टिकी एंड प्रोड्यूस हुआ है, स्टिकी एंड प्रोड्यूस हुआ है। फिर जोड़ने के लिए एंजाइम कौन सा लगेगा, डीएनए लाइगेज, एंड ये एक रिकम्बिनेंट डीएनए हमारा बनके तैयार हो जाएगा। इसको बनाइए तो। हो गया। एक मिनट रुकिएगा, मैं चार्जर लेके आ रहा हूँ थोड़ा लैपटॉप का। गया, एक मिनट। हाँ, तो देखिए, इसके बाद से हमारा जो तैयार हुआ डीएनए, वो कुछ ऐसा नजर आएगा। एक मिनट, जी था, इधर सी था,
TTAA, ये हमारा एक स्ट्रैंड था वेक्टर का और दूसरा था इस पे फॉरेन डीएनए का। ठीक है, ये हो गया फॉरेन डीएनए। ये जी हो गया, यहाँ सी हो गया, फिर ये टी टी ए ए, ये दोनों अटैच हो गया और यही जो डीएनए बना यही क्या है, रिकम्बिनेंट डीएनए है। हो गया। तो ये देखिए, ये हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए हो गया। ठीक है, ये हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का फंक्शन हो गया। नेक्स्ट हमको पढ़ना है इसके बाद से कि कैसे हम लोग इंट्रोडक्शन कर सकते हैं या कैसे हम लोग आप क्लोनिंग करवाते हैं। और एक हमको प्लाज्मिड वेक्टर का पढ़ना है जो कि हमारा इको हम कह सकते हैं PBR 322 उसका नाम दिया गया था। ठीक है, तो उसको हमको थोड़ा पढ़ना है कि कैसे वो वेक्टर यूज किया जाता है एज अ इन अ रिकम्बिनेंट डीएनए प्रोग्राम। तो यहाँ पे आज थोड़ा सा इंट्रो हो गया, क्या क्या सा टूल्स था वो हम लोग थोड़ा देख लिए कि कौन कौन सा टूल्स यूज कर रहे हैं। तो पहला ही टूल हम लोग देखे इंजाइम्स के बारे में। तो इंजाइम्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंक्शन कर रहा है क्योंकि इंजाइम नहीं रहेगा तो ना ही टूटेगा ना ही जुटेगा। ठीक है, अब है कि कैसे इसको इंट्रोड्यूस हम कराते हैं, कैसे इसका मल्टीपल कॉपी हम बना पाते हैं, वो सारी चीजें हमको क्लोनिंग में देखना है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया और एक दो दिन लगेगा राइटिंग में। क्योंकि इस पे मेरा हैबिट छूट गया था पेन टैप पे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। एंड काफ़ी ज़्यादा कुछ बातें कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, कि मैं चाह रहा हूँ कि एक बार अच्छे तरीके से रिवीजन हो सके कि प्रीवियस जो भी टॉपिक्स हो चुके हैं। ठीक है, मैं क्लियरली बता रहा हूँ क्योंकि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कोई भी सिलेबस रिडक्शन नहीं हुआ है यहाँ तक, आप लिख लीजिएगा तो ऐसा डिस्कस कर ले रहे हैं। सिर्फ वो बच्चे जिसको एकदम सीरियसली नीट देना है 2021 में, ठीक है, उन्हीं लोगों के लिए है। दिन के किसी आप कोई भी बात कर लेना, कितने पहले मैं लिस्ट बना ले रहा हूँ कि कौन कौन से बच्चे उसमें क्लास कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप पॉसिबल हो जिनको करना है सीरियसली, वो वो करने के लिए एकदम ही 11th एंड 12th का सिलेबस, ठीक है, एकदम स्क्रैच से एनसीईआरटी, उसमें सिंपल हम ज़्यादा नहीं, देखो आप भी जानते हो कि 90 क्वेश्चंस में से 80+ क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग को बस कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे एंड प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे ज़्यादा का हम कोई गारंटी नहीं लेते कि इसके ज़्यादा, बस यही कोशिश है कि 38 जो चैप्टर्स है एकदम ही कंप्लीट हो जाए पूरे तरीके से, उसका एनसीईआरटी भी हो जाए और उसके क्वेश्चंस भी हम 10 ईयर्स बैक के क्वेश्चन उस पे पर चैप्टर कितने क्वेश्चन आए थे वो कर लेंगे बस। अब दिन के आप बता दो कि फिजिबल कौन सा आपका समय है, उसी आप एक कल कल परसों में देख के, ठीक है, एकदम ही क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि बहुत हैम्पर हुआ है इस बार, आपका सिलेबस भी हैम्पर हुआ है और आपकी पढ़ाई भी हैम्पर हुई है ऑफलाइन ऑनलाइन के फेर में, और फिर मैं भी चला गया था तो जिस वजह से। ठीक है, तो हाँ ऑनलाइन ही रहेगा क्योंकि उसमें आप भी फिजिबल रहोगे, मुझे रात के 10 बजे पढ़ो 12 बजे पढ़ो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ आप एकदम ही सीरियसली, क्योंकि उसमें डेडिकेशन पर कोई क्लास मिसिंग नहीं होनी चाहिए किसी का भी, जिसको पढ़ना है एकदम ही सीरियसली, सिर्फ एनसीईआरटी मैं रिवाइज करूंगा और 10 ईयर के क्वेश्चन लगाऊंगा और 38 चैप्टर्स जो टोटल है, क्योंकि कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ है चैप्टर्स में, तो मेरी कोशिश है कि इतना सीरियसली आप लोग पढ़ रहे हो,
ठीक है, खाली पढ़ ही रहे हो दिन रात 24 घंटा तो पढ़ ही रहे हो, क्लास ही क्लास हो रहा है, तो उसमें रिजल्ट जरूर हो। एंड रिजल्ट का मतलब मेरा मतलब बोर्ड्स का नहीं है, क्योंकि बोर्ड्स का रिजल्ट आप 4 दिन ही अच्छा लगेगा, मेन रिजल्ट नीट का रिजल्ट निकालना है। ठीक है, क्योंकि आप देखो कि नीट के रिजल्ट में हमको आप लोगों से जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं 360 में से 320 प्लस तो मार्क्स चाहिए ही बायो से। अगर 320 मार्क्स आप स्कोर कर लेते हो बायो से, एआईटीएस के बाद, एआईटीएस कब है शिवानी? हाँ 21 से स्टार्ट हुआ है, और कब खत्म होगा? 21, 22, 23, 23 तक खत्म हो जा रहा है ना? हाँ ठीक है, तो 23 के बाद हम लोग करेंगे, 24, 25 से स्टार्ट कर देंगे। मतलब मेरा पर्पस है कि आप 38 चैप्टर्स है तो डिवाइड कर लो, कि इसको दुगना हम कर लेते हैं कि 2 दिन में एक चैप्टर हम फिनिश कर ले, कोशिश करेंगे कि फिनिश हो जाए। ठीक है, अगर मान लो कि हम ट्रिपल भी लेते हैं, एक चैप्टर पे 3 डेज भी लेते हैं, तो आपका ये कहाँ चला जाएगा? 38 लगभग 100 डेज प्लस ही हो जाएगा। तो अभी आपको मन चल रहा है दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। ठीक है, मार्च आते आते आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, और अप्रैल में आपको अपना टाइम मिलेगा कि आप सेल्फ रिवाइज कर सको। तो यही मेरा पर्पस भी था कि 3 महीने में पूरे 38 चैप्टर्स को अच्छे ढंग से रिवीजन कर ले। सिंपल एनसीईआरटी रिवीजन करेंगे और उस पर क्वेश्चन है, देखो एनसीईआरटी रिवाइज करेंगे, एक एक पॉइंट समझा देंगे, उसको याद कर लीजिएगा आराम से, 70-75 क्वेश्चन तो सही कर लोगे। थोड़ा सा 10 ईयर प्रैक्टिस कर लेंगे तो 5-7 क्वेश्चन तो उससे निकल आएगा। ठीक है, और हम क्वेश्चन से टॉपिक पे, मान लो कोई क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं 10 ईयर्स का बैक का, जो भी क्वेश्चन जो भी आया है सारे क्वेश्चन डील कर लेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो टॉपिक से हम मतलब क्वेश्चन से टॉपिक पे आएंगे, कि जो नई क्वेश्चन पे टॉपिक समझाना है बस उतना ही समझाएंगे, क्योंकि पूरा रिवाइज करना फिर प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है अभी इतने कम समय में, क्योंकि एक ही चीज नहीं है। तो आप ये देखो कि हम लोग ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो एक डेट फाइनल कर लेंगे और टाइम आप ही बता देना कि किनको किनको करना है, मैं एक लिस्ट बना लूंगा, उसके बाद से मैं पूछ लूंगा पर्सनली। ठीक है, कोई भी फिजिबल टाइम 1 से 1.5 घंटे का सफिशियंट है। मॉलिकुलर बेसिस नहीं प्रिपेयर हो पा रहा है? अच्छा, तो मॉलिकुलर बेसिस कंप्लीट हो गया है ना? अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ है। अच्छा, किससे हटा दे लिखेगा? लैक ओपेरन से बाकी है, हेल्थ एंड डिजीज के डाउट क्लास। हाँ, हेल्थ एंड डिजीज के डाउट क्लास मिलेंगे प्रियांशु, बिल्कुल। हेल्थ एंड डिजीज सर सर बताए थे कि एक चैप्टर, अच्छा ए ए टी एस से मेरे को कोई आइडिया नहीं है, अब हम कैसे हटाए, सिलेबस वगैरह फाइनल हो गया है, शायद। कितने चैप्टर्स आ रहे हैं ए टी एस? 3 चैप्टर आ रहे हैं, कौन कौन से? ह्यूमन हेल्थ, प्रिंसिपल और मॉलिकुलर। अच्छा ठीक, 3 चैप्टर, 5, 6 और 8वां चैप्टर। अब एक चैप्टर कैसे हटाया उनिशा? पूरा एक चैप्टर है। अच्छा दे दीजिए मॉलिकुलर बेसिस, देखते हैं कितना बनता है आपसे। ये तो सब्जेक्टिव एग्जाम होगा ना? हटा दे, मेरे मेरे अ, हाथ में नहीं है, ये वाला छोड़ दीजिए,
ये वाला दे दीजिए। अब हम कैसे बोले कि अब हट जाएगा। अच्छा, एक बार हम पूछेंगे कि कौन कौन सा देखेंगे क्वेश्चन कि क्या ही आ रहा है। कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन कंप्लीट तो हो जाएगा। आई थिंक लैक ऑफ पैटर्न इज द लास्ट टॉपिक। हाँ, कॉम्प्लिकेटेड तो है, सबसे टफ चैप्टर पूरे बुक का वही है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रिवाइज कब करेंगे? बिल्कुल। हाँ, अच्छा हम देखते हैं, एक बार पूछते हैं कि अगर कुछ तो उसमें से हाफ भी सिलेबस हो जाए तो ठीक रहेगा। या क्वेश्चन कितने टॉपिक तक आ रहे हैं ये हम बता देंगे। ओ, ठीक है। तो देखिए, अभी तो दिसंबर चल रहा है। हम पहले चैप्टर बता दे रहे को कि हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के बाद से इकोलॉजी पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे। एंड इकोलॉजी में क्योंकि अब 2 ही चैप्टर पढ़ना है, लेकिन पढ़ाएंगे हम चारों चैप्टर, क्योंकि नीट में तो चारों चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है, तो सिलेबस कुछ तो छोड़ना नहीं है, भले ही आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हट गया होगा या जो भी चीज़ें हम नहीं देखे, हमको पता है कि नहीं हटा है शायद। स्ट्रैटेजीज, अच्छा स्ट्रैटेजीज बाकी है। हाँ हाँ, माइक्रोस वाला इतना आसान चैप्टर है। अच्छा, हम आज, मेरे को नहीं पता था एआईटीएस के बारे में, आज हम पूछते हैं सर से, सरसों से कि कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है। अच्छा, माइक्रोब्स वाला ऐड कर दे और मॉलिक्यूलर बेसिस हटा दे। अच्छा, एक बार हम पूछते हैं सर से, पूछ के हम बता देंगे। ठीक है। नहीं भी होगा तो टॉपिक तक इतना, अगर मॉलिक्यूलर बेसिस मान लो क्वेश्चन वगैरह देख लेते कि कहाँ तक आ रहा है। कोशिश करते हैं कि हट ही जाए। ठीक है, अगर नहीं होगा तो फिर हम टॉपिक बता देंगे कि कहाँ तक है। हाँ, हम कन्विंस कर ले, वाह। अ, तो ये वाला, देखिए ये वाला क्वेश्चन बता देंगे किस टॉपिक से है। ठीक है, ये बता सकते हैं श्रेया। ठीक है, कि कौन कौन सा टॉपिक से पूछा जाएगा क्वेश्चन, ये हम देख के बता देंगे। ये चीज़ हम बता रहे हैं आपको कि जो प्रोग्राम है हम लोगों का, ठीक, तो दिन का टाइम 6 बजे के बाद ही रखिएगा। नहीं, क्वेश्चन देख के हम नहीं बताएंगे। हम बताएंगे कहाँ तक के टॉपिक से आ रहा है, ये हम बताएंगे, क्वेश्चन क्यों बताएंगे, बताएंगे एग्जैक्ट। ये बता सकते हैं ना कि कहाँ आ रहा है, कौन कौन सा टॉपिक नहीं आ रहा है। आ, वो रिवीजन वाला हम लोग कर लेंगे। ठीक है, और स्ट्रिक्टली इसको करना है, जिसको भी क्लास करना है एक भी क्लास मिस नहीं करना है। और क्योंकि देखिए, रिवीजन करिए अच्छी से। काफ़ी ज़्यादा इस साल हैम्पर हो गया है, लेकिन समझिए कि हैम्पर होने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं है, एग्ज़ाम इजी होगा तो कट ऑफ बड़ा ऊपर जाएगा, और कट ऑफ ऊपर जाएगा तो आपको स्कोर एकदम एक्यूरेसी के साथ रखना पड़ेगा। और हम लोग बहुत डिजर्विंग है, बहुत डिजर्विंग, बहुत एक्सपेक्टेड है कि वो रिजल्ट देंगे, तो प्लीज़ आप लोग जम के मेहनत कीजिए और रिजल्ट देना है सबको। साथ ही रहेगा, शाम में ही रहेगा। ठीक है, चलिए, कुछ पूछना है और? नहीं, इवोल्यूशन पूरा ही नहीं आ रहा है बोर्ड्स में। इवोल्यूशन पढ़ाई हुई है। अच्छा, एक चीज बता सकते हैं आप, सेंट्रल वाला जो क्लास है सदाब सर लेते हैं और तरुण सर जो पढ़ा रहे थे,
दोनों मिला के कितने चैप्टर हुए 16 चैप्टर में से? अच्छा सेंट्रल में हो गया है। 16 में से कितने चैप्टर्स हो गए हैं? सब हो गया है। सेंट्रल वाले में कंप्लीट हो गया, पूरा सिलेबस कंप्लीट है, खाली लास्ट टॉपिक चल रहा है मॉलिक्यूलर बेसिस में। एक एक बार हो गया है, तब तो ठीक ही तो है। तो 50% तो सबको समझ में आया होगा ना, बाकी रिवीजन कीजिएगा समझ में आ जाएगा। ठीक है तब चलिए। इको की है नहीं, वो सब कंप्लीट है। इकोसिस्टम का बाकी है, अच्छा। ठीक है, वो जो शाम वाली बैच की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी ऑफिशियल बैच नहीं है, तो किसी पे कोई कंपलसन नहीं है ज्वाइन करने के लिए। वो स्पेशली हम एक्स्ट्रा पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो भी आपका हैम्पर हुआ है, क्योंकि रिजल्ट देना है तो कोई एक्सक्यूजेज नहीं चलेगा कि हम पढ़ाना छोड़ दिए थे या आप पढ़ना छोड़ दिए थे या जो भी चीज़ें। तो उसमें एक एक्स्ट्रा इसीलिए एफर्ट मेरे तरफ से लगेगा कि कंटिन्यूअसली मैं पूरे 100 दिन पढ़ाऊँ आप लोगों को। ठीक है, अब फिजिक्स तो हम हमसे पढ़िएगा तो पढ़ा देंगे। नहीं, क्लैरिटी है, नीट में कोई रिडक्शन नहीं होगा। ठीक है, नीट में कोई भी रिडक्शन नहीं होगा आपका। ठीक। ऑफलाइन का जो रहेगा शेड्यूल, तो अभी तो नहीं ऑफलाइन, क्योंकि क्लासेस आपके ऑफलाइन ऑनलाइन कंबाइन होते रहते हैं, तो फिर बड़ा ही प्रॉब्लम हो जाता है कि फिर आप जाओगे फिर ऑनलाइन क्लास करोगे, जिस वजह से तो 1-2 दिन तो डाउट क्लास लगना चाहिए ऑफलाइन। ठीक है, ये मैं बोलूँगा। AITS वाले दिन मैं रहूँगा, हाँ। ठीक है, और ज़्यादा घबराने का जरूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा, अभी बहुत दिन है। अभी दिसंबर आया है, अभी तो ठंडा में खूब खाना है, खूब पढ़ना है, और सोना कम है। नींद पुकारेगा लेकिन फिर भी नहीं सोना है। चलिए तब एंड करते हैं क्लास। बिल्कुल, नहीं सोना है।
नींद ज्यादा आ रहा है तो सोइए अच्छे से, लेकिन नींद पूरा करके फिर पढ़िए अच्छे से। ऐसा नहीं, नींद को हरास नहीं करना है। 6-7 घंटा सोना है। अब जाड़े का दिन है तो थोड़ा 7.5 घंटा भी सो गए तो ऐसा कोई आफत नहीं आ जाएगा। लेकिन क्या हो रहा है ना कि देखो, क्लासेस सुबह से शाम तक हमको लगता है कि कम से कम क्लास आप लोग का 6-6.5 घंटा तो क्लास ही चलता होगा सुबह से शाम तक में। ठीक है, जो क्लास में जिस समय आप लोग रहते हैं ऑनलाइन क्लास में, तो टाइम ही कम बच रहा है ना। मेन है कि क्लासेस करके भी मान लो फिजिक्स का है तो 2-2 क्लास चल रहा है एक में, ठीक है, सेंट्रल का अलग चल रहा है, फिर अपना नहीं, आई थिंक फिजिक्स का तो सॉल्व ही कर ले रहे दोनों जगह, तो इसीलिए सेम चल रहा होगा। तो फिर भी क्लासेस ज़्यादा हो जा रही हैं, जिसकी वजह से जब तक सेल्फ स्टडी नहीं होगा, तो मेन तो सेल्फ स्टडी है, कितना भी क्लास कर लीजिए तो उसको फिर अपने से नहीं पढ़िएगा तो फिर तो यूजलेस है वो पढ़ाई ना। सेल्फ स्टडी में थोड़ा सा समय लगेगा। देखिए, जितना सिचुएशन खराब होता है उतना ही स्ट्रांग बनना चाहिए। मान लीजिए वर्स्ट फेज चल रहा है, चलिए मान लेते हैं कि बहुत वर्स्ट फेज है आपके भी लाइफ में, सबके लाइफ में, लेकिन आपको वर्स्ट फेज के बाहर एक समझो कि एक तो ये दिख रहा है ना, होप दिख रहा है कि चलो ये वर्स्ट फेज अगर हम बहुत डट के सामना कर लेते हैं तो एक बहुत अच्छा फ्यूचर है मेरे पास। समझिए जिसके पास फ्यूचर ही नहीं है, फ्यूचरिस्टिक है ही नहीं कोई, तो वो इंसान तो बेकार है ना। आप तो बहुत फ्यूचरिस्टिक होके आपको दिख रहा है कि हाँ एग्जाम देंगे, नीट क्वालिफाई करेंगे तो डॉक्टर बनेंगे, फिर पैसा कमाएंगे, लूटेंगे पब्लिक को, ये सब दिख रहा है। लेकिन अभी तो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। घबराना नहीं है, और मेहनत ज़बरदस्ती एकदम ज़बरदस्त तरीके से करना है, समझिए। बाकी हम हैं, किसी तरह का कोई भी दिक्कत हो तो लूटने का प्लान नहीं रहता है, बन जाता है। वो मजाक के लिए बोल रहे थे। फिर भी आप सेटिस्फैक्शन के लिए काम करोगे ना, जो काम करोगे उसके हम कह सकते हैं कि बिहाफ में पैसे तो लोगे ही। चलिए तब रहने देते हैं आज का। ओके एवरीवन, क्लास एंड कर रहे हैं, मेरी भी क्लास है इसके बाद। चलिए बाय।